बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। समय किसी भी इंसान को सफल नहीं बना सकता, लेकिन समय का सही इस्तेमाल जरूर सफलता दिला सकता है। कृषि जगत में भी समय का बहुत महत्व है। समसामयिक देखभाल करके ही हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरह की कुछ जानकारियां लेकर हम आते हैं अपने कार्यक्रम में। आइए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम। सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग में गौपालन के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अग्रिम अनुमान जारी। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा कोमल। अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग जिला में गौपालन के विकास के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 5 गाय और 10 गायों की मिनी डेयरी की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए SC/ST लाभुक को 33.33% और अन्य श्रेणी के लाभुक को 25% अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावे हस्तचालित चारा कटर मशीन, मिल्किंग मशीन और पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट की सुविधा भी 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय हजारीबाग में आवेदन दे सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देश में कुल खाद्य उत्पादन का अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार देश में 316 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। ये पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 से 5.32 मिलियन टन अधिक है। इसमें चावल 127.93 मिलियन टन, गेहूं 111.32 मिलियन टन, मोटे अनाज 49.86 मिलियन टन, दलहन 26.96 मिलियन टन, तिलहन 37.15 मिलियन टन, गन्ना 414.04 मिलियन टन सहित कई और दूसरे फसलों की उपज भी शामिल है। पशुपालक भाइयों, बकरियों में खासकर कम उम्र की बकरियों को बदलते हुए मौसम और ठंड के कारण निमोनिया होने का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए आवास के सतह पर पुआल बिछा दें या बैठने के लिए मचान बना दें। बकरी पालक भाइयों, राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर बारिश हो रही है। इस कारण रात के समय ठंड अभी बरकरार है। ऐसी स्थिति में बकरियों को ठंड से बचाने की जरूरत है। बकरियों के छौनों को बैठने के लिए जमीन पर पुआल बिछा दें। हालांकि ठंड से बचाव के लिए लकड़ी का मचान बनाना ज्यादा फायदेमंद है। ठंड के मौसम में सबसे बड़ी चीज़ तो है कि आप घर में जिस जगह पे बकरी को रख रहे हैं वहाँ आप पुआल वगैरह डाल करके ही, खास करके बकरी का अगर बच्चा है तो उसके लिए आप व्यवस्था करें। दूसरी बात, आप अगर घर बनाए हुए हैं तो घर में ज़मीन से 1 से 1.5 फीट ऊपर आप मचान के तरह का बना दें और मचान के ऊपर ही बकरी और जो बकरी का बच्चा है वो बैठेगा, तो निश्चित रूप में आपको उससे सर्दी से, निमोनिया से बचाया जा सकता है। राज्य के जो किसान झाड़ीदार बोदी की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं वे पूरे मार्च महीने तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल लगाएं। झाड़ीदार बोदी की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या हल्की चिकनी मिट्टी वाले खेत का चुनाव करें। झाड़ीदार बोदी की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद CP4,
अर्का गरिमा या पूसा कोमल लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान ऊपरी जमीन में सब्जी, दलहन या किसी और फसल की खेती में निकौनी का काम करने के लिए कृषि उपकरण व्हील हो की मदद ले सकते हैं। व्हील हो की कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं बैगन फसल में जैविक विधि द्वारा बंधक कीट और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। बैगन फसल में सूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपने देखा कृषि जगत से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरें, मौसम का हाल और मंडी का भाव। रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को
कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, अगर हम अपने खेतों में समय से सब कुछ करते रहें तो निश्चित है हमारी फसल अच्छी होगी। रबी फसलों में सिंचाई का क्या महत्व है ये तो आप सभी जानते हैं। कैसे करें पानी का सामूहिक प्रबंधन कि हमारे हर खेत तक पानी पहुंचे और हमारी फसल लहलहाए, ये पूरी जानकारी हम दिलाएंगे आपको। आज कार्यक्रम है लाइव, तो चलिए चलते हैं स्टूडियो, सुनते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ को। खेती बाड़ी की हर बात हमारे साथ। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, चूंकि भारत किसानों का देश रहा है, इसलिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, देश को खेती बाड़ी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लगातार चलाई जाती रही हैं। एक नई योजना के बारे आज हम बात करेंगे। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुभाष सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सुभाष सिंह समिति के निदेशक हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि ये योजना क्या है, आप इससे किस तरह से जुड़ सकते हैं और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम योजनाओं की बात करते हैं, ये एक नई योजना है, आखिर ये योजना है क्या? सभी किसान भाइयों को भी मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री इस किसान सम्मान योजना का शुरुआत किया गया, इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच थी कि हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए खेतीबाड़ी को संपन्न करते हैं। जैसे कभी अतिवृष्टि हो गया, कभी अनादिवृष्टि है, कभी वृष्टि हो ही नहीं रही है, या फिर कह सकते हैं कि सूखा का प्रभाव हो गया, फसलें बर्बाद हो गई, किसी भी कारण से, कीट पतंग के वजह से हुआ, पशुओं की वजह से हुआ, तो किसान अपने कामों को परिलक्षित करने में, उसे करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते थे। ऐसे परिस्थिति में होता था कि किसान जब देखता था कि अब हमारा कोई सहारा नहीं है, तो दूसरे जगह से वो लोन के रूप में लेता था पैसा। वित्तीय संस्थाएं अगर लोन देती थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो कहीं प्राइवेट जगह से भी लेते थे। और उसमें क्या है कि आप सभी जानते हैं, हम लोग वाकिफ़, हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि अगर 10 रुपया किसी से लिए तो जोड़ करके 100 रुपया हमको वापस करना पड़ता था। किसान टूट जाता था इसमें। तो माननीय प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि अगर हम अपने किसानों को किसी रूप से सहायता दें तो शायद किसान हमारा संबल स्थापित कर पाए और अपने काम को ठीक ढंग से कर पाएगा। बिल्कुल। इसी सोच के साथ उन्होंने इस योजना को, ऐसे कहने के लिए तो है कि 1 दिसंबर 2018 को उन्होंने अनाउंस कर दिया था, एक तरह से लग भी गई थी, लेकिन विधिवत 24 फरवरी 2019 को ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एक शहर है गोरखपुर, वहाँ से इसको शुरुआत किया गया था, पूरे देश में लागू किया गया था। और इसमें हम आपको बता दें कि जो किसान हैं, कुछ उसमें दिया गया था क्राइटेरिया कि किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, वो आवश्यक चीज़। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुत सारे किसान हैं जो देखते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि हम इस दायरे में आए ही या नहीं आए हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो किस तरह के किसानों को इसमें शामिल किया गया है? शुरू में तो कहा गया था कि लघु और सीमांत कृषकों को दिया जाएगा, लेकिन बाद में उस जो सीमा था उसको हटा दिया गया सरकार के द्वारा। और अब जो है बहुत बड़े किसान कम हैं, जहाँ बड़े किसान उनको आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, वो इसमें आना भी नहीं चाहते हैं। तो 2-3 चीज़ है कि जैसे सरकारी कर्मी हैं या पेंशन ले रहे हैं, जो चतुर्थ श्रेणी से ऊपर के हैं वो इसका लाभ नहीं लेंगे। हमारे माननीय जितने भी हैं, चाहे लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के या फिर जो जितने भी निगम हैं, उसके जो लोग हमारे इलेक्टेड पर्सन हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। अच्छा।
अब बचे किसान का, तो अगर आप देखेंगे तो देश में लगभग 85% जो हैं किसान छोटे और सीमांत के ही कैटेगरी में आते हैं, बहुत कम है जो बड़े किसान बचे हुए हैं। बिल्कुल। तो इनको हम इसमें कवर करते हैं, इनके ऐसे लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे किया जाए, तो किसी को परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा अगर नहीं कंप्यूटर चलाना जानते हैं, मोबाइल पर नहीं करना जानते हैं, तो घबराना नहीं। CSC सेंटर सब जगह है। अगर आप देखेंगे तो प्रखंड स्तर पर है, पंचायत में भी कहीं कहीं आप देखेंगे तो CSC सेंटर बना हुआ है। CSC सेंटर में जाना है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से इसको खोलना है। खोलने के बाद जो जो सूचना, जैसे आप उसको खोलिएगा सब कुछ आ जाएगा सामने, सूचना मांगेगा, उस सूचना को देना है। अब जैसे इस राज्य के लिए शुरू में ये भी छूट सरकार ने दी थी, भारत सरकार नहीं दे रखा था, कि अगर स्व घोषणा पत्र है, कागजात नहीं भी है, और पता चला हमारे यहाँ चकबंदी नहीं हुआ है, तो यहाँ के किसान वंचित हो जाते उस नियम के अनुसार। बिल्कुल। थोड़ा सा रिलैक्सेशन उस समय दिया गया था कि अगर मान लीजिए आपके पास आपके नाम की ज़मीन नहीं है, आपके दादाजी की ज़मीन है, तो वंशावली बनता था, वो गांव के मुखिया बना देते थे, राजस्व कर्मी दस्तखत कर देते थे, और स्व घोषणा पत्र देना होता था कि जैसे हम किसान हैं, लोन लेना है, ये हमको लाभ लेना है, तो हम एक स्व घोषणा पत्र देंगे कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही हैं, हम वही व्यक्ति हैं जिसके कागजात इसमें समर्पित किया गया है। जी। तो ये देख करके लोगों को लाभ मिला। और 6,000 रुपया को हम 2-2 बिल्कुल। ये भी बहुत सारे किसानों के मन में ये बात भी होगी कि कितनी राशि मिलेगी और कब कब ये राशि दी जाएगी। ये 6,000 रुपया सरकार इसके लिए स्वीकृत करती है, और अगले 5 साल के लिए। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है, एक चीज़ किसान भाई जरूर ध्यान देंगे कि जो बैंक खाता आपका हो वो KYC हो। KYC का मतलब है कि आपका आधार से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं आधार से लिंक है तो आधार को ही नंबर मान करके खोल के आप देख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, और फिर आपके खाता में पैसा नहीं जाएगा। सरकार की नीति ऐसी नहीं है कि हम पैसा ना भेजें, लेकिन उन्होंने एक स्टेप बनाया है कि अगर आधार लिंक खाता है तो उसी में पैसा जाएगा। आधार लिंक खाता नहीं है तो उसमें पैसा नहीं जाएगा। इसलिए सबके पास आधार है, और आधार से लिंक कराने में कोई कठिनाई भी नहीं है। उस CSC सेंटर पर जाएंगे तो एक बार आपका लिंक हो गया तो वो 5 साल के लिए फिर फिक्स हो गया आपका। तो अभी 5 साल के लिए योजना है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार आगे भी विचार कर सकती है कि क्या करें, किसान को किस रूप से हम मदद करें। बिल्कुल। मतलब एक साल में हम 6,000 रुपया ले रहे हैं, उसका एक इंटरवल होगा कि इस दौरान आप ले सकते हैं। ये 6,000 जो है वही मैं बता रहा हूँ कि 6,000 रुपया एक बार में सरकार नहीं देती है। बिल्कुल। उसका कारण भी है कि आप कहेंगे कि किसान को मिलना है तो एक ही बार में मिल जाए। नहीं मिलने के लिए सरकार ने ये देखा है कि 3 फसलें ली जाती हैं, 3 सीजन में खेती होता है, और इसका मकसद है कि किसान जब प्रभावित हो उस समय हम उसको मदद करें, या किसान जब खेती बाड़ी करने के लिए तैयार हो, पता चला बीज के लिए पैसा नहीं है, उर्वरक के लिए पैसा नहीं है, इंसेक्टिसाइड के लिए पैसा नहीं है, तो कहाँ जाएगा मांगने। तो ऐसे समय में जब पैसा मिल जाता है तो वो आराम से अपने काम को करता है। तो 2-2 हज़ार करके 3 बार में पैसा दिया जाता है। 2,000, 2,000, 2,000 3 सीजन का भी मैंने जिक्र किया। वैसे ही 4-4 महीने के इंटरवल पे आपके खाते में पैसा चला जाता है। अब विलम्ब नहीं होता है, एक बार में आप चाहें तो कम से कम भारत सरकार में बैठे या राज्य से जहाँ से दिया जा रहा है, एक बार चाहे तो 2-3 करोड़ किसान को तो एक ही बार में पास कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ झारखंड के लिए है, लगभग 12-13 लाख किसान इससे परिलक्षित हो गए। तो कोशिश है कि जो छूटे हुए हैं, और मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों से अपील भी करना चाहूँगा कि भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है किसानों के सहयोग के लिए। तो इसमें अगर अभी तक आप नहीं जुटे हुए हैं तो जरूर जुड़िए। दूसरा प्रश्न आता है कि एक परिवार में कितने लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, जो आप बात कर रहे थे अभी, तो एक परिवार में कितने लोगों को मिलेगा। तो देखिए, किसान का एक परिवार है, किसान का परिवार है, उसमें कहा गया कि दादाजी के नाम से है और बड़े बड़े उसके बच्चे हैं, और भले वो सम्मिलित परिवार है और अलग अलग रह रहे हैं, मतलब बड़ा बच्चा हो गया, उसका शादी विवाह हो गया, उसके भी बच्चे हैं। तो अगर जमीन है उतना जो देने के लिए, तो 3 है तो तीनों को मिल सकता है। रकबा पर निर्भर करता है। और नहीं तो अगर मान लीजिए कि एक ही हैं और ज़मीन उनके पास 2.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, तो वो कृषि किसानी कर रहे हैं, मिल करके लोग कर रहे हैं, उनको 6,000 रुपया सरकार सैंक्शन कर देती है। लेकिन वो अलग हो गए हैं, जब साथ में नहीं रह रहे हैं, तो भले दादाजी के नाम पर हो, लेकिन अलग अलग हैं, तो उसकी वंशावली बना करके राजस्व का कागज लगाते हुए विभाग का
उसमें आप लेना चाहेंगे तो आपको मिल सकता है। एक इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, बहुत सारे किसान भाई जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके मन में एक प्रश्न और आ रहा है। जो 6,000 रुपया हम अक्सर देखते हैं कि 6,000 रुपया जो हमको मिला है 2-2 हज़ार रुपया का, इसको हम कई बार होता है कि कई जगहों से हम लेते हैं तो एक आदत सी बन गई कि इसे वापस भी करना है। यहाँ पर ये साफ है कि ये वापस नहीं करना, ये सहयोग की राशि है। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल समसामयिक है। ये जो सहयोग की राशि है, हाँ, सहयोग की राशि ये उधार नहीं ली जाती, ऋण नहीं, ऋण नहीं है। हाँ, सही बात है। ये अपने मन से निकाल देंगे कि सरकार इनसे वापस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों के मन में ये भी डर है कि कौन वापस करने जाएगा, इसलिए हम लेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, इसको लें और इसका सदुपयोग करें, गलत जगह पर दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और अभी तो हो सकता है सरकार महसूस करे, जो हम लोगों को लगता है, सरकार अगर महसूस करे कि नहीं इतना में नहीं काम हमारे किसान भाई का चल रहा है, तो हो सकता है कालांतर में इस पर पुनः विचार किया जाए, इसमें संशोधन भी किया जाए। लेकिन ये कभी नहीं करना है कि वापस लें। सरकार की मंशा नहीं है कि हम इस पैसा को वापस लेंगे। इनके सहयोग के लिए राशि दी जा रही है ताकि इसके सहयोग से वो अच्छे से अच्छे अपने खेती को कर सकें। बिल्कुल। एक और प्रश्न आता है डॉक्टर साहब कि जैसे ये योजना हमने 2021 में इस योजना का लाभ उठाया, 2022 में इस योजना का लाभ उठाया, 2022 में हमने 6,000 रुपये ले लिया, फिर क्या 2023 में जो हमको लेना है उसके लिए क्या फिर से कुछ ये करना पड़ेगा या उसी तरह से? कुछ नहीं, हमने पहले ही बताया, एक बार रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तो 5 साल के लिए वैलिड हो गया। अच्छा, तो जैसे 19 में आया, 19 में दिया गया, फिर 20 में दिया गया, फिर 21 में दिया गया। अभी तक भारत सरकार ने 10 किस्त की राशि का भुगतान कर दिया है। अच्छा, ठीक है। 10 किस्त अगर आप करना चाहेंगे तो ऐसे ही आपको 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो 19, 20, 21 हो गया, 22 चल ही रहा है। बिल्कुल। तो आपका 10 किस्त का भुगतान जो हो चुका है, अब आगे का और पैसा फिर आएगा, उसमें कहीं दिक्कत हो सकता है कि 10 दिन 5 दिन देर हो, तो उससे घबराना नहीं है। और फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आपको पैसा 22 में या 23 में लेने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपको मिलेगा पैसा। वो दिक्कत होगा कि जैसे मान लीजिए शुरू में आपने बैंक खाता दिया होगा, उसको अगर KYC या KYC नहीं कराए होंगे, शुरू में पैसा आया होगा, बाद में बंद हो गया होगा, तो ये नहीं समझें आपकी सरकार आपकी बंद कर दी। आप बैंक में जाएं, पता करें, पैसा नहीं आया तो आप जा करके जो हमारे लिए आपका सुविधा केंद्र है बना हुआ, वहाँ चले जाएं CSC सेंटर पे, और वहाँ अपने खाता को एक बार आधार से लिंक करा दें। वहाँ नहीं करते हैं, अगर बैंक में भी करा देते हैं और लिंक हो गया उसमें, तो फिर दिखाई पड़ने लगेगा आपका कि हाँ ठीक है, अमुक व्यक्ति हैं, उसमें पैसा आपका रुका होगा, पैसा कहीं, वो पैसा तुरंत आ जाएगा उसमें। और ऐसा है कि बीच बीच में सरकार भी जब इतना पैसा दे रही है तो वो सरकार भी देखती है कि ये हमारा सही जगह पर जा पा रहा है कि नहीं पा रहा है, कहीं होल्ड तो नहीं हो जा रहा है। बिल्कुल। तो इसमें घबराना नहीं है। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो अपने त्रुटि का निराकरण करते हुए इस राशि का लाभ लेना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जुड़ करके इसका लाभ लेना चाहिए। इसमें हमारे यहाँ तो बहुत तरह के किसान हैं डॉक्टर साहब, सब्जी की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, अनाजों की खेती करते हैं, या झारखंड जैसे राज्य में तो और भी तरह तरह की खेतियाँ होती हैं, तो क्या सारे इस दायरे में शामिल होंगे? देखिए, किसान है वो, क्योंकि ये प्रश्न भी किसानों के मन में चला हो कि मैं ये खेती नहीं करता हूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या मुझे इस दायरे में शामिल किया गया है? ये बिल्कुल एक साफ सुथरा छवि उनके दिमाग में रहनी चाहिए। KCC पहले होता था जो, उसमें था कि आपने फसल लगाया, फसल का आपका ऋण मिला वहाँ से, बाद में उसको गोपालक हैं उनको भी जोड़ा गया, मत्स्य पालक हैं उनको भी जोड़ा गया। इसमें ऐसा नहीं है, आप किसान हैं और किसान के रूप में क्या क्या एक्टिविटी आप चलाते हैं उससे सरकार को कुछ लेना नहीं है। किसान है, किसान के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो फार्म है ना उसमें विभिन्न सारी सूचनाएं आपकी रहती हैं। तो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, बाड़ी का मतलब बगीचा भी हो गया, सब्जी उत्पादन करना होगा, खाद्यान्न उत्पादन करना हुआ, आप दुग्ध उत्पादन करते हैं, मछली करते हैं, सुकर उत्पादन करते हैं, बॉयलर रखे हुए हैं, अंडा का उत्पादन करते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है। आप किसान हैं, आपका इतना ज़मीन है, आप उस कैटेगरी में आते हैं, सारी अर्हता फुलफिल करते हैं, आपको पैसा मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि किसान को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हमको सरकार ये अलग से कोई आय का साधन दे रही है। ये मानना चाहिए कि हम जब इस काम को करने जा रहे हैं, अपने क्रियाकलाप को संपादित करने जा रहे हैं, उस समय हमको अभाव न हो, इसलिए सरकार दे रही है। इसको लेकर के आप अपने काम को शुरू कर दें। और जब किसान भाई हैं जो मेहनती हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, एक चीज़ तो सही है कि किसान जो है वो प्रकृति के साथ या मौसम के साथ जुआ खेलता है, आप देखते हैं। बिल्कुल।
उसका चूंकि सब कंट्रोल कंडीशन में नहीं है, वो प्रकृति के साथ रहता है, तो प्रकृति भी इतनी निष्ठुर नहीं है कि सब बर्बाद कर देगी। वो उसका हमेशा उसको आशीर्वाद मिलते रहता है किसान को। लेकिन फिर भी किसान भाई को संभावना बनी रहती है कि जैसे अभी कल ओला पड़ा है, बारिश हुआ है, तो सब्जी की फसल जो थी वो बर्बाद हुई है। कुछ फसलें जैसे हम फील्ड में थे कल, जो पहले से सरसों लगी है और सरसों की फसल पकी हुई है, 2 दिन 3 दिन में कटने लायक था, उस पर तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। बिल्कुल। अगर चना में है, चना के लिए कहते हैं लोग कि उसमें जो बोलचाल के भाषा में नोनी बोलते हैं, मतलब खट्टापन जो रहता है, वो अगर बारिश हो गया, धुल गया तो फिर उसमें पाड़ नहीं बनेगा। तो ये सब दिक्कत है किसान को। इस विषम परिस्थितियों में भी लड़ करके, मेहनत करके वो आगे बढ़ता है। और संघर्षशील तो किसान हमारे हैं भी हैं। और सबसे बड़ी साहब संघर्षशीलता है उसकी देखने में आपको पिछले 2 साल में ही आया है। सब कुछ बंद हो गया था, किसान ही ठीक ठाक करके सबको संभल दिया है। तो ग्राम देवता है, अन्नदाता है, तो ऐसे ही नहीं ग्राम देवता और अन्नदाता बना हुआ है। बस किसान भाई इतना ही समझें कि इससे झिझके नहीं, इस योजना से इसका रजिस्ट्रेशन कराएं और पैसा जब मिलता है तो उसका सदुपयोग करें। बिल्कुल गलत काम में करें। अब मान लीजिए पैसा मिला, एक तरफ बीज लेना है और एक बहुत बीमार हो गया उसके घर में, जान का लेन देन है, तो मैं नहीं कहूँगा कि बीज आप लें, उसका पहले दवा आप करा के उसके जान को बचा लें। तो आपको निर्धारित करना है कि कौन सी आवश्यकता ज़्यादा है और किस काम की आवश्यकता कम है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे किसान खेती करना तो चाहते हैं लेकिन वो बीज खरीदने की स्थिति में नहीं है, इधर उधर नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में ये योजना बहुत कारगर है। उनको बीज के लिए पैसा मिल गया, वो तुरंत वो काम कर सकते हैं। उसी को देख करके ये महसूस किया गया। काफ़ी दिनों से लोग सोच रहे थे, महसूस कर रहे थे, लेकिन वो सरकार ने महसूस किया कि नहीं, अगर हम इनको एक थोड़ा सा ही संबल देते हैं तो इससे उनका जो शुरुआती स्टार्टअप जिसको कहते हैं वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो फिर तो वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब बाजार में उनके उत्पादन को बेचा जाएगा, जो पैसा मिलेगा, तो फिर आगे के लिए भी संचित करके रखेंगे। लेकिन सरकार की नीयत साफ है कि हम हर किसान को, जो भी खेती बाड़ी करते हैं, उस दायरे में आते हैं, जो हर्ता रखते हैं, उनको हम 6,000 रुपया साल में देंगे। 2-2 हज़ार का 3 किस्त करके देंगे और वो सीजन वाइज देते हैं ताकि आप इसका सदुपयोग कर सकें और आपको कोई कठिनाई न हो। दूसरा चीज़ क्या है, इसी से लगते मुद्दा थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो भी भारत सरकार, जैसे फसल बीमा की योजना जी, अब बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल। आगे बढ़ सकते हैं। और हम ये सलाह भी दें कि आप फसल बीमा अवश्य करा लें। फसल बीमा कराना चाहिए लोगों को। और फसल बीमा में कई चीज़ है, उसमें किसान का ही दोष नहीं है। हम लोग भी देखते हैं समय से जो रिपोर्टिंग करने का एक तरीका है, अगर रिपोर्टिंग नहीं हो पाता है तो उसमें फिर नहीं मिलता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फसल बीमा योजना है, किसान भाइयों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि उसमें हर स्तर पे सहयोग की बात है। मतलब आपका बिचड़ा लेट पड़ा तब भी रिपोर्टिंग होगा, तब पहले ही बोल रहे हैं, रिपोर्टिंग अगर नहीं हुआ तो सब बेकार है। उसमें भी परसेंटेज है कि इतना आप आच्छादित हो गए। उसके बाद अगर विलम्ब से आपका से नुकसान हो गया, जब तक कि पूरा सर्वे ना हो, तो सर्वे का सबसे अच्छा तरीका है कि किसान भाई जिसका नुकसान हुआ वो खुद जब बताते हैं तो देख करके अच्छे से देख लेता है आदमी, उसका रिपोर्टिंग कर दे तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं, पैसा मिल जाता है। एक इसमें और जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर साहब, बहुत सारे किसान भाई ऐसा भी सोच रहे हो कि इसका हमको मिल गया तो फसल बीमा का हमको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं, इससे भी आप ऐसा कुछ नहीं है। फसल बीमा बिल्कुल अलग चीज है, आप एकदम कराएं। जो किसान, जैसे बड़े किसान मान लीजिए हमारे दायरे में नहीं आते, उनके घर में कोई नौकरी चाकरी करते हैं या इनकम टैक्स पे ही हो गए हैं, उनको इसमें नहीं मिल रहा है, तभी वो अगर वो बीमा कराते हैं तो बीमा की राशि तो मिलेगी। तो बिल्कुल बीमा भी आवश्यक है, कराना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण योजना है और ये आपके सहयोग के लिए आप इसका निश्चित रूप से लाभ उठाएं। किसान भाइयों, आपकी फसल लहलहाए, आप स्वस्थ रहें, इन तमाम शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। फिलहाल अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।